नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आपसे मैथ के उन सभी प्रश्नों को लेकर के जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। एक बार आप सभी साथी इस प्रश्न सीरीज पर नजर डाल लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आज के इस सेशन में हम किस प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आज आप यहां से किन चीजों को सीख करके जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। और ये सभी प्रश्न साथियों प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए। कहां से? प्रीवियस ईयर पेपर से ये सारे के सारे प्रश्न लेने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चंस आपके सामने चल रहे हैं स्क्रीन पर, एक बार नजर डाल लीजिएगा। इन प्रश्नों को करने के लिए आपको करना क्या है, अपने कॉपी पेन पेंसिल को निकाल लेना है। जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से मैं ये प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा और ये सभी प्रश्न साथियों आप आसानी से कर पाएंगे बिना किसी समस्या के। आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की नहीं होगी। यहां पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के प्रश्न मेरे द्वारा दिए गए हैं, आप देख लीजिए एक बार में। ठीक है, और यहां पे देखिए ये आपका अंतिम प्रश्न। शुरुआत करते हैं यहीं से जहां पर हम आ चुके हैं और यहीं से शुरुआत करते हुए हम दोस्तों पीछे की तरफ चले जाएंगे। यहां पर प्रश्न दिया है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसको 4 बराबर वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहली बात समझिएगा, अगर कोई भी वर्ग क्या है, अगर कोई भी वर्ग साथियों आपका 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, अर्थात दोस्तों वर्ग क्या होता है? ठीक है, समझेंगे। अगर मैंने कहा आपसे क्या वर्ग, ठीक है, मैं आपसे आयत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे वर्ग की बात कर रहा हूं। तो वर्ग में आपसे मैंने यह कह दिया कि जो वर्ग होता है वह आपका इस प्रकार का होता है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं भाई? 4 सेंटीमीटर की हैं। आमने सामने की भुजाएं भी 4 सेंटीमीटर की, मतलब सभी भुजाएं कैसी हैं? 4 हैं। इसमें कहा कि मैंने वर्गों को 4 अलग अलग विभाजों में भागित कर लिया है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अलग अलग 4 भागों में बांटने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं इसको अलग अलग 4 भागों में बांटूंगा वर्गों में, यहां पे ये आपका वर्ग बन जाएगा। ठीक है, बन गया, 4 अलग अलग भाग हो गए। तो यहां पे जो एक भाग होगा, एक भाग जो होगा ये आपका कितना डिनोट करेगा भाई? ये हमारा 1 सेंटीमीटर डिनोट करने वाला है। कितना करेगा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे इधर भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे पूरे में जो 4 बाई 4 का जो सेंटीमीटर का वर्ग है, इसमें आपके 16 वर्ग आएंगे। कितने आएंगे? 16 वर्ग आएंगे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोस्तों L और B दोनों की बराबर होगी और वह साथियों कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। तो कहा है कि प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है कि एरिया इक्वल टू, दोस्तों किसका एरिया? वर्ग का। जब हम वर्ग के एरिया की बात करते हैं तो वो होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। मतलब जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई जो भी दे रखा है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं यहां पर 1 का स्क्वायर करने का प्रयास करूंगा तो ये आपका 1 ही आएगा, अर्थात यहां पर जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल से सही जवाब हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है कि 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64 यह संख्या किससे विभाजित होगी? तो हो सकता है कि आपको डर लगे, बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाता हूं। आइए सीखते हैं। जब हम इस प्रश्न को देखते हैं तो डर तो लगता ही है ना, जबकि यह बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगर मैं यहां पर इस प्रश्न को उतार लेता हूं, ठीक है, उतारने के बाद इसको जब मैं हल करूंगा तो आपको भी मजा आएगा कि अरे सर मजा कर दिए, मजा कर दिए आप तो। ठीक है, देखो भाई यहां पे अब अगर मैंने इस चीज को यहां पे सबसे कॉमन ले लिया, सबसे कहा कि ठीक है अपना अपना दे दो, ठीक है, क्या भाई ये वाली संख्या दे दो, तो वो क्या करेगी भाई? संख्या दे देगी अपनी अपनी। यहां पे आप देखोगे 61 है, 62 वहां पे थी, यानी कि आपका केवल 4 बचेगा। ठीक है, 4 की पावर आप 1 लगाना चाहो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहां से आपने 61 ले लिया, कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 2 बच जाएगा। 4 की पावर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यहां से आपने 61 ले लिया तो आपकी कितनी बचेगी? 4 की पावर 3 बचेगी, 4 61। ठीक है, अब देखो यहां पर
1 और 4 कितना होता है, 5 होता है। 5 के साथ में ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर आप 4 की पावर 3 करते हो, सॉरी यहां पे मैंने 8 लिख दिया है, 4 का गुणा 4 में करना होगा, आपका कितना होगा, 4 दूनी 8 मत कर देना जैसे मैंने कर दिया था। 4 का गुणा 4 होता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 की पावर 3 करेंगे, मतलब क्यूब करेंगे। यहाँ पे हमने वर्क किया, क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये 64 आ रहा है, ठीक है। अब जब 64 आप कर रहे हो, 4 की पावर 61 आपका ये आ गया, और 5 आपका ये है, 16 ये है, ये आपका इतना है। इन दोनों को आप जोड़ोगे 80 आ जाएगा। 80 और 5 दोस्तों कितना होता है, 85 होता है। कितना होता है, 85 होता है। अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। अब यहां पे क्या पूछे, किससे विभाज्य है, भाई इसका जोड़ किससे विभाज्य है। देखो यहां पे अब 85 है, 85 किस किस से है भाई, 17 गुणा 5। मतलब ये जो आपको संख्या दिख रही है 4 की पावर 61, ये जो संख्या दिख रही है, मतलब ये एक तो 17 से विभाजित है और एक आपकी 5 से विभाजित है। ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई होगी। इन दोनों से आपकी विभाजित है। ऑप्शन में आपको 17 भी दिख रहा है, ऑप्शन में आपको 5 भी दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, मतलब 17 से भी विभाजित है और यह संख्या 5 से भी विभाजित है। समझ में आ गई बात। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है, 5 से इतना जरूरी नहीं है, वो है आपका सबसे ज्यादा वैल्यूएबल 17। 17 को आप लगा के चलेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न समझिए तब चित्र पे जाइए। कहा है कि एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। मतलब इस तरीके से कहा गया कि भाई एक आपका कोई आयत है, ठीक है, उस आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांट लिया। ऊपर वाले भाग को 2 भागों में बांटा जाता है। लगता है यहां पे गड़बड़ हो गया। तो ऊपर वाले भाग को हमने क्या किया, 2 बराबर भागों में बांट लिया, मतलब सॉरी 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। कितने भागों में, ऊपर वाले भाग को 3 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और फिर क्या किया जाता है, निचले वाले भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया जाता है। समझ पा रहे हो। अब इन्होंने जो चित्र दिया था मुझे, वो मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी ड्राइंग है। तो अब इन्होंने यह कहा है कि जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताइए। मेरे पास इसका कोई क्षेत्रफल नहीं है। मैं मान लेता हूं कि इस पूरे के पूरे आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो ए होगा। कितना होगा, इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल, इस पूरे के पूरे आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ए होगा। पहली चीज समझ में आ गई भाई। ये क्या हो गया, ये हो गया जी आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले वाले का, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, ए हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको 2 बराबर भागों में बांट लिया। मतलब बराबर भागों में बांटने के बाद, बराबर भाग में बांटने के बाद तब जो क्षेत्रफल होगा वो a/2 और a/2 हो जाएगा। भाई ऊपर वाला हिस्सा a/2 और नीचे वाला हिस्सा a/2, बिल्कुल ठीक है। a/2 आ गया। अब ऊपर वाले हिस्से के फिर से 3 भाग किए हैं। कितने किए हैं, ऊपर वाले हिस्से के फिर से 3 भाग किए हैं। तो अगर मैं इस वाले ऊपर वाले हिस्से का निकालता हूं, पहले क्या निकालता हूं, ऊपर वाले हिस्से का, ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल। अब भाई ऊपर वाले भाग में कितने हो गए भाई, ऊपर वाले भाग का तो क्षेत्रफल a/2 हो गया। लेकिन यहां पे जो आपका क्षेत्रफल है a/2 और a/2, वो पूरा a/2 है। अब a/2 में जो 3 हिस्से किए हैं, a/2 के 3 हिस्से किए हैं, तो मैं a/2 के 3 हिस्से कर लूं, वो भी किसका, छायांकित भाग का। तो मैं डिवाइडेशन कर निकाल रहा हूं, इस एरिया को कितना होगा, तो a/2 डिवाइड बाई 3, यानी कि a/6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात समझिए, इसका जो क्षेत्रफल है वो a/6 है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों a/6 है, और इसका भी क्षेत्रफल a/6 है। समझ में आ रही है बात। फिर नीचे वाले हिस्से में आप जाओगे, इसके 4 टुकड़े किए हैं, तो नीचे वाले हिस्से के प्रत्येक खंड का जो क्षेत्रफल होगा नीचे वाले हिस्से का, तो वो कितना निकल के आएगा। अब ये कैसे आया है तो समझिएगा, a/3 डिवाइड बाई, हमने a/2 डिवाइड बाई 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यहां पे हो जाएगा
और इसके जो नीचे संख्या होगी उसका ऊपर हो जाएगा, उससे आपको ये मिल जाता है। ठीक है, मैथ वालों का पोर्शन है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे ही नीचे वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो आप कहते हो प्रत्येक हिस्से का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, इस हिस्से का वो निकल के आएगा a/2/4, क्योंकि हमने उसके 4 भाग किए हुए, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपका इसके साथ हो जाएगा a/8। ठीक है, अब यहां पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर यह पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो छायांकित भाग, मूल आयत का कितना भाग छायांकित है। तो यहां पे हमने निकाला a/6 कितना, a/6 प्लस a/6 प्लस यहां पे a/8 प्लस a/8, इनको अब अगर मैं जोड़ लेता हूं, ठीक है, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो सही मिल जाएगा। मैं यहां पे लेता हूं जी 24, 6 चकु 24, 4a 3a। क्लियर हो रही है बात, क्लियर हो रही है। तो 4 4 8 8 8 और 6 14, 14a/24। ठीक, अब आप इससे ये काट लेते हो, 2 7 14, तो 7/12 कितना निकल के आता है जी, 7/12 भाग क्या है, छायांकित है। क्या है, 7/12 भाग। जब हमने इसे काटा तो 7 इधर मिल गया, 12 इधर मिल गया, तो 7/12 भाग क्या है, छायांकित है। दोबारा से प्रश्न को पॉज करके दोबारा देखिए। हम क्या करेंगे, हम इसको a/2 कर लेंगे। a/2 करने के बाद 3 बराबर भागों में बांटा है, तो a/6 हो जाएगा एक पार्ट का। नीचे वाले हिस्से का जो एरिया होगा वो a/8 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, कितने पोर्शन है, 2 पोर्शन ऊपर है जिनका मान a/6 है, a/6 है, और नीचे वाले हिस्से का a/8 है। तो आपका इस प्रकार से ये उत्तर आपको मिल जाता है। चलते हैं जी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर कहा गया, भाई प्रश्न दिया गया है ये, तो इसमें निम्नलिखित में मान क्या होगा। भाई अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है, तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं ये लिख सकता हूं, रूट के अंदर 29.16 इक्वल टू 5.4। भाई दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर आगे बढ़ा, मैंने कहा नहीं जी 0.9 वो 2916, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 0.54 आ जाएगा। अब आपने कहा नहीं जी इसको और निकालो, मैंने कहा ठीक है भाई 0.002916, यानी कि अब पॉइंट के पीछे 3 अंक आने वाले हैं भाई, क्योंकि जो 0 होता है, जो दशमलव होता है वो जुट्टे में चलता है। भाई अगर आपकी 2 संख्याएं हैं तो एक संख्या होगी 5.4 5.4, तभी आपको ये मिलेगा। अब आपने कहा नहीं जी एक और बचा हुआ है, उसका भी निकाल लो, 0.002916, ये आपका उत्तराखंड टेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न है, मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं। 0.0054। अब इनको जब आप जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि 5.54 पॉइंट, अब ये है 054.0054। उत्तर को मिलाने का प्रयास करिएगा, क्या आएगा, नीचे आपका सबसे पहले 4 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, फिर आपका इन दोनों में भी दोस्तों क्या आएगा, 9 ही आएगा, और ये आपका 5। आप देखेंगे 5.9954। तो ये जो उत्तर है वो सिमिलर दोस्तों लगभग इसके जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है किसी को, उत्तर समझ में आ रहा है, 5 पॉइंट कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, समझ गए। चलो आगे की ओर। प्रश्न बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन हैं छोटे से। कहा है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाई सत्य होगा। कहा है कि समस्त कोण न्यून कोण होंगे। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं,
अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप खुद सोचिए, क्या समस्त कोण आपके न्यूनतम हो सकते हैं? अगर आपने मैथ थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो देखो जरा, क्या समस्त कोण आपके न्यूनतम हो सकते हैं? आपको खुद से आभास होगा कि यह बात तो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा कोण जो है वो अधिक भी हो सकता है। भाई इस तरीके से कोण बन सकता है ना। दूसरी चीज, भाई हमारा एक कोण समकोण हो सकता है, तो ये अधिक कोण में थोड़ी ले जाओगे, वो न्यून कोण में थोड़ी ले जाओगे, यानी कि ये बात भी गलत है। अब यहां पे कहा है कि एक कोण सदैव समकोण होता है, जरूरी नहीं है। भाई मैं सारे कोण 60-60 के बना लूं, कोई समकोण नहीं होगा। समझ रहे हो? न्यून कोण क्या होते हैं? तो 90 से जिनकी वैल्यू कम हो, 90 कोण से जिनकी वैल्यू कम हो वो न्यून कोण होगा, जिसकी वैल्यू 90 हो वो समकोण होगा, और ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है, तो उसे हम किस में ले जाएंगे भाई? उसे हम अधिक कोण में लेके जाएंगे। समझ रहे हो? तो आप यहां पे ये चीज समझ में आ रही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कहा गया कि एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, बिल्कुल सही बात है। भाई यहां पे आप कोई भी ले लो, अब ये कोण आपने समकोण ले लिया तो आपके ये कोण क्या होंगे जी? न्यून कोण होंगे। ऐसे ही आपने इसको अधिक कोण ले लिया तो भी आपके ये दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अर्थात आपका सही जवाब क्या होता है? डी ऑप्शन होता है। चलते हैं जी अगले प्रश्न पर। कहा गया कि 15 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। एक तरीका जेन्युइन है जिसमें आप कर सकते हो, पहले तो 15 पूर्ण संख्याएं होंगी कौन सी? तो पूर्ण संख्याओं में आपका जीरो भी होता है, तो जीरो से लेकर के आप कहां तक चलोगे? 15 पूर्ण संख्याओं, मतलब आप 14 तक चलोगे। तो एक तरीका तो यह है कि आप जीरो से लेकर के 14 तक की सभी संख्याओं को इस तरीके से जोड़ें। ठीक है, मैनुअली जोड़े, ठीक, 5 फिर 6, और इसमें आप 15 का भाग लगा दें। ठीक है, लेकिन हम टाइम बचाएंगे, तो वहां पे टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है? पहली संख्या लेनी है। ठीक है, जो पहली संख्या होगी। अंतिम संख्या क्या है? आपने कहा जी 14 है, क्योंकि 15 अंक यहीं तक पूरे हो जाएंगे, और इन दोनों को हम 2 से भाग लगा देंगे। कितने से? हम 2 से भाग लगा देंगे। तो अगर आप इन दोनों को 2 से भाग लगाते हो तो जो उत्तर आएगा वो आपका 7 आएगा, और यही 7 साथियों इसका क्या है? इसका औसत होगा। आप कहते हो नहीं सर, अब यहां पे पूर्ण संख्या नहीं लिखा हुआ है, यहां पे प्राकृत संख्या लिखा हुआ है। भाई प्रश्न तो घूम सकता है। तो प्राकृत संख्या में याद रखेंगे आपका 1 से लेकर के आपको अब 15 तक चलना पड़ेगा, और आप इसमें 2 से भाग लगाओगे अगर प्रश्न ये आता है तो। इन दोनों में जो औसत होगा वो 16/2 हो जाएगा, और औसत साथियों आपका 8 निकल के आ जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है क्या चीज दोस्तों? अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचान को। ठीक है, कहा गया कि प्राथमिक अवस्था में जो गणित होता है उसमें रचनात्मकता मूल्यांकन में क्या चीज अंतर्निहित होती है? सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, और कहा गया कि भाई विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंकिंग की स्थिति। भाई प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको गणित की समझ उनकी समाज से मिली होती है। ठीक है, जब उनकी गणित की समझ उनको समाज से मिली होती है तो वह उन चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, उन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं जो उन बच्चों ने नहीं पढ़ी होती। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? तो रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है, या हम कहें कि जो रचनात्मकता होती है, उसके माध्यम से उस मूल्यांकन में हम बच्चों की अंतर्निहित जो क्षमताएं होती हैं उनको पहचानने का प्रयास करते हैं, उनकी कमियों को जानने का प्रयास करते हैं, जो सीखने में असंगति होती है, जो विसंगति होती है उसको दूर करते हैं, और शिक्षण में जो कमियां होती हैं उनको पहचानने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखेंगे जी अगला प्रश्न। कहा गया कि निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि होने का कारण क्या हो सकता है? भाई गणित में जो उपलब्धि कम होने का, गणित में जो उपलब्धि कम होने का जो कारण हो सकता है वो गणित की प्रकृति हो सकती है, इनमें से कोई नहीं हो सकता। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होगी, या लिंग होगा। देखो लिंग कभी भी कोई परेशानी नहीं होता, गणित की प्रकृति सबके लिए एक जैसी है, यानी कि यह भी हमारे लिए समस्या नहीं होगी। यह समस्या हो सकती है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दोस्तों पृष्ठभूमि की। किसकी? सामाजिक और सांस्कृतिक रूप की पृष्ठभूमि आपकी कैसी है उस चीज पर डिपेंड करती है।
समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं किस चीज में? कहा गया कक्षा में प्रतिभावान विद्यार्थियों को पहचानने में, समस्या को सुलझाने के कौशलों का प्रोत्साहन करने में, छात्रों के ज्ञान को परखने में और विद्यार्थियों का मनोरंजन प्रदान करने में। भाई देखो, प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पहेलियां होती हैं वे आपकी जो समस्याएं आ रही होती हैं बच्चों के सामने, उन समस्याओं को सुलझाने में दोस्तों क्या करती हैं? मदद करती हैं। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहां पर है दोस्तों, कहा गया कि n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा एक सम पूर्णांक होगा? ध्यान से समझिए चीजों को। भाई कहा है कि विषम पूर्णांक होने पर, क्या विषम पूर्णांक होने पर, तो अगर मैं यहां पर 3 गुणा n कर देता हूं, पहला वाला ऑप्शन, तो यहां पे 3 है, 3 के साथ में आप विषम संख्या कोई भी लेंगे तो उत्तर क्या आने वाला है आपका? भाई आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो यहीं पे विषम मिलने वाला है, और आप कुछ भी घटा लें, अब उसमें से विषम में से आप सम संख्या घटा दें तो भी उत्तर आपको विषम ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा 3 में से आप 2 घटा लो तो कितना मिलेगा उत्तर? कितना मिलेगा? 11 में से 8 घटा लो, कितना मिल रहा है? विषम मिलेगा। सीधा सा फॉर्मूला है। यहां पे देखिए अब 5, अब आपकी विषम संख्या है। विषम संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं, देख लो करके, भाई 3 का स्क्वायर आपने किया तो कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर, आपने कहा नहीं जी हम 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर आपको 81 मिल रहा है। मतलब यहां पे ये भी आपका विषम आएगा, n स्क्वायर विषम आएगा, और 5 का मल्टीप्लीकेशन करके भी हमें क्या मिलने वाला है? विषम ही मिलेगा। तो यहां पर भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा जी? विषम हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ में आ रही है? पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पे, यहां कहा गया 3n स्क्वायर। अब मैंने क्या किया भाई कि जो हमारी 3n स्क्वायर है, ठीक है, 3n स्क्वायर, मैंने भाई 3n स्क्वायर, आपने कहा ठीक है, यहां पे आपने इसको तो अभी निकाला ही था कि विषम होता है, लेकिन अगर मैं विषम में यहां पे 4 जोड़ रहा हूं, मैं सम संख्या जोड़ रहा हूं अगर विषम में, तो भी हमें उत्तर क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए 3n स्क्वायर, तो यहां पे हमें उत्तर क्या मिलेगा जी? विषम मिलेगा। भाई मान लो मैंने 3 लिया, वही एग्जांपल फिर से मैंने 3 लिया, तो 3 त्रिका 9, और 9 का गुणा मैंने 3 में कर दिया जी 27। ठीक है, लेकिन यहां पे जो जुड़वा रहा है संख्या, वो जुड़वा रहा है आपका प्लस। तो 27 में अगर मतलब विषम संख्या अगर जुड़ती है, 27 में यदि हमारी कोई भी विषम संख्या जुड़ती है, आप 27 में विषम संख्या 3 जोड़ लो, आप 27 में विषम संख्या 7 जोड़ लो, 9 जोड़ लो, 11 जोड़ लो, तो जो आपकी विषम विषम संख्याएं होती हैं अगर वो मिल जाती हैं तो हमें सम संख्या मिलती है। क्या मिलती है मित्र? तो हमें सम संख्या मिलती है। इसलिए आपका उत्तर क्या सही होगा? ये वाला सही उत्तर हो जाएगा बिना किसी समस्या के। चले एक बार फिर से देख लो, 30 हो रहा है ना? ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये आपका दोस्तों गलत हो गया है, यहां पे आपको 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 2 आएगा, तो ये आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक, चले आगे। अब है आपका 0.125 का 2/3। कैसे करेंगे? सिंपल सा है, इसको मैं क्या कर लूं, 0.5 का क्यूब 2/3। अब देख लो आप, 0.5 3 गुणा 2/3, इससे ये कैंसिल हो गया। 0.5 दोस्तों क्या मिलने वाला है आपको? 25। वो भी किसका? 0.25 मिल जाएगा। आपका सही उत्तर क्या होगा? 0.25। ठीक है, चलो आगे। आगे है दोस्तों, कहा गया कि 2, 3, 5, 9, 17 और 33। मैंने कराया था ये आपको। 2 से हमारा 3 हुआ, 1 बढ़ा, 3 से हमारा 5 हो गया, 2 बढ़ा, 5 से हमारा 9 हो गया, यहां पे हमारा 4 बढ़ गया। ठीक है, यहां पे हमारा 9 से 17 हो गया, 8 बढ़ गया। ऐसे ही आप देखोगे 17 से हमारा 33 हो गया, 16 बढ़ गया। तो अब दोस्तों कितना बढ़ना चाहिए भाई? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33 में आप 32 जोड़ दो, कितना हो गया जी? 65। अब यहां पे ये जो आपका मैंने जुड़वाया ना, वो ध्यान दो, ये आपका 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये आपका क्या है जी? ये है 2 की पावर 2,
यहां पे आप देखोगे 2 की पावर 3 और यहां पे 2 की पावर 4 और 32 के लिए 2 की पावर 5 और उत्तर आपका यहां पे 65 हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा। अगर मैं साथियों 1014 को अगर मैं क्या करूं दोस्तों, इसकी भुजा निकालने का प्रयास करूं, ठीक है, कि इसकी भुजा क्या निकल के आती है, तो इसका हमने ये क्या निकाला है, घन का क्षेत्रफल निकाला है। अब घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये आप सभी को पता है, क्या होता है, तो आप देखोगे क्या होता है भाई, बताओ बताओ भैया क्या होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कैसे देखो कर रहे, मुझे नहीं पता। 6a² होता है, अगर आप संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते हैं 1014 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 एकम 6 कितना बचा 4, 6 छिंग 36 और 6 सत्ते 42 है ना, 6 छिंग 54 ऐसे ही आएगा है, 6 छिंग 54, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 निम 54। तो यहां पे आपको कितना मिलता है, 6 निम 54 मिलता है। a² की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, तो आप देखते हो जी 13 निकल के आ रही है, वो 169 निकल के आ रही है, कितनी 169। आप देखते हो a की वैल्यू कितनी आ रही है जी, तो वो 13 निकल के आ रही है, कितनी आ रही है भाई 13। अब आपसे कहा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो 13 आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AQ होता है भाई, क्या होता है AQ होता है। तो अगर आप देखो अब यहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने आपका संपूर्ण क्षेत्रफल लिया है, ये आपका जो लिया है मैंने वो संपूर्ण ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अभी उत्तर नहीं आ रहा है, अभी समझिएगा कैसे। ये अगर आप करते हो तो 13 गुणा 13 गुणा 13 मतलब 169 में आप 13 का गुणा और कर दीजिए, ठीक है, तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो देख लेते हैं। 13 निम्मा कितना होता है 117 होता है, 13 छिक्के कितना होता है 78 होता है, 78 में आपने इतना जोड़ दिया तो आपका, ठीक है, 13 एकम 13 आप लोग कर लीजिएगा अपना अपना, ठीक है, 13 एकम 13, 13 और 8 21। आपके सामने उत्तर आ रहा है 2197। ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल वो आयतन निकल के आ गया, जो कि आपको उत्तर यहां पे दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई 169 13 गुणा 13 13 गुणा 13, तो ये आप कर लोगे आराम से। अगला प्रश्न है, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, भाई मैं कौन सी संख्या हूं, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सर्वगुणज हूं, 3 4 6 का सर्वगुणज, मतलब यह है कि अगर 3 4 और यहां पे 6, तो 6 के लिए अगर हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, है ना, क्योंकि भाई 6 तो आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो ये आपकी जो संख्या बनेगी, अब इसके गुणज आपको निकालने, 3 चौको 12, 12 दूनी 24। ओहो, यानी कि ये तो निकल के नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो नहीं आया मेरा निकल के, अब आप कहोगे सर ये गलत कहां हो गया, हो गया गलत, कहां हो गया वो मैं बताता हूं भाई। जब मैंने 3 गुणा 4 किया और गुणा में 2 कर रहा हूं, यहां पे 2 तो एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि 2 तो हमारा यहां पे दिया हुआ है, तो 3 गुणा 4 ही से हमारा काम चल जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। अब आप क्या करने वाले हो, मेरे कुल 9 गुणज हैं, आपके सामने जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं आप इसमें डिवाइड लगाइए, किसका, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो भी संख्या है केवल इसको छोड़ के बाकी सब में आपका डिवाइडेशन चला जाएगा, सब में आप 3 से भी भाग दे पाओगे, 4 से भी दे पाओगे और 6 से भी दे पाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगला पॉइंट देखेंगे कि 9 गुणनखंड है, 9, तो 9 गुणनखंड ढूंढने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले 36 को चेक करता हूं, या मैं सबसे पहले 24 को चेक करता हूं, तो मैं यहां पे 24 लिख लेता हूं, ऐसे ही मैं 36 को चेक करूंगा, इसके बाद ऐसे ही मैं 48 को चेक करूंगा, ठीक है। तो 24 के सर्वगुणज निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, 1 गुणा 24 करूंगा, 2 गुणा 12 करूंगा, 3 गुणा 8 करूंगा, 4 गुणा 6 करूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे जो गुणज निकल के आते हैं वो मात्र 8 निकल के आते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, काम नहीं बना,
अब है जी 48 की बारी। 48 को भी देख लेते हैं। कैसे देखोगे? 1 गुणा 48, 2 का दोगे तो आएगा 24, 3 का दोगे तो आएगा कितना आएगा? 16, 3 एकम 3। और ठीक है, अब आप कहते हो जी हम 4 का देंगे तो 4 के लिए आएगा जी 12। ठीक है, तो 12 चौक 48 होता है। अब आप कहते हो जी 6 के लिए देंगे तो कि 6 से होगा, 6 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। ठीक है, अब देखो इसके जो गुणज निकल के आ रहे हैं वो 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 निकल के आ रहे हैं इसके गुणज। ठीक है, उन्होंने इस प्रश्न में यही स्पेशलिटी डाल दी कि इसके गुणज कितने होंगे या गुणनखंड कितने होंगे। ठीक है, अब 36 की बारी करते हैं। तो 36 में आप देखेंगे कि जो निकल के आता है वो 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, अब आप कहते हो 4, तो 4 गुणा 9। ठीक है, और इसके बाद जो आपका मिलेगा वो 6 गुणा 6, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9। तो यानी कि इसका उत्तर होता है जी कौन सा? 36 सही होगा। कौन सा जवाब सही होगा? इसका सही जवाब 36 हो जाएगा। चलते हैं इससे पहले वाले प्रश्न पर। कहा गया कि बताइए इस प्रश्न का सही मान क्या होगा। कॉपी पेन पेंसिल उठाइए, आप अपने आप कीजिए, मैं यहां कर रहा हूं। भाई आपको दिया है 37.188 डिवाइडेड बाई 3.6। देखो वैसे आप भाग लगाने में हो सकता है गड़बड़ कर दो, है ना, लेकिन इसका एक सही तरीका है कि मैं यहां पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10-10 गुणा कर लूं। इससे मुझे क्या मिल जाएगा? उधर 371 जरूर मिल जाएगा, 0.88 मिल जाएगा, इधर साथियों मुझे 36 पूरा मिल जाएगा। और इससे इसमें भाग लगाना में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। 36 एकम 36। ठीक है, सिंपल सा मैं भाग लगाऊंगा, 36 एकम 36 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका यहां कितना बचा? 1 बचा। 1 और 1 उधर आपका 11 बना देगा। 11 बना देगा मतलब आपका 118 हो गया। कितना हो गया भाई? 118 हो जाएगा। लेकिन जो आप उधर 1 लेके जा रहे हो उसकी बदौलत क्या होगा भाई? 0 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। और 36 से आप इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 3 त्रिका 9, यानी कि लगभग लगभग दोस्तों, अगर मैं 36 को अब यहां पे मुझे 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। 9 से का है 3 से, 3 18, 3 त्रिके 9, 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हमारा 9 हो गया। यहां पे 10.9 उत्तर दिया है कहीं क्या? वो 10.3, 10.3, क्योंकि यहां पे हमने 3 से किया है तो 10.3 दिया हुआ है, ये दिया है। तो इस प्रकार से आपके जो मैथ के प्रश्न हैं वो आप हल कर पाओगे आसानी से। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आपको रात में साथियों हिंदी की क्लास मिलती है 7 बजे और रात में 9:30 बजे संस्कृत मिलता है। आप उन क्लासेस पर नजर बनाए रखिएगा और अच्छे से देख करके तैयारी करते रहिए। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहे, मस्त रहे, घर पर रहे, स्वस्थ रहे।